हेलो दोस्तों, मैं देवराज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल व्हाइट विंग में। दोस्तों, कुछ दिन पहले तक जिन लोगों ने देश की इकोनॉमी में कोई योगदान नहीं दिया, कभी कोई टैक्स नहीं भरा, यहां तक कि कभी एक बोतल दारू की भी नहीं पी, उन्हें चिंता हो रही थी देश की आर्थिक स्थिति की, इकोनॉमी की, बेरोजगारी की। देश में गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इकोनॉमी नीचे जा रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। लेकिन तभी हुई एक आकाशवाणी, आई ऊपर से एक आवाज। मित्रों नमस्कार। और आ गया 20 लाख करोड़ का पैकेज। 20 लाख करोड़ के इस पैकेज की घोषणा के बाद से तो कई लोगों को रात को नींद ही नहीं आई है। 20 लाख दे, अबे 20 लाख दे, 20 लाख दे, अरे 20 लाख चाहिए, 20 लाख दे। लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे हम करोड़पति हो चुके हैं, बस लॉकडाउन खुलने की देर है और सीधा मर्सिडीज की डिलीवरी लेकर आएंगे। सोशल मीडिया दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक तरफ है वो लोग जो इस पैकेज की तारीफ करते नहीं थक रहे, दूसरे वही है वो लोग जो इस पैकेज में चुन चुन कर कमियां निकाल रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं। अगर फायदा होगा तो सबको होगा, नुकसान होगा तो भी सबको होगा। प्रॉब्लम यह है कि हमें इकोनॉमिक्स की समझ ही नहीं है। हम पैदा होने से लेकर मरने तक दौड़ते रहते हैं, उस पैसे की समझ हमें नहीं है। पैसा पैदा कैसे होता है? जी हाँ, आपने सही सुना, सवाल हमेशा यही है, पैसा पैदा कैसे होता है। अगर ये हमें समझ में आ जाए तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि उसका हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर, सिर्फ और सिर्फ पैसे पर। हम सब जानते हैं कि पैसा आसमान से नहीं उतरा है, इसे इंसान ने ही बनाया है। तो क्या इंसान ने इसे अपने फायदे के लिए बनाया है या इस धरती की भलाई के लिए? एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। पिछले 70 साल से देश की सरकारें सिर्फ एक मुद्दे पर इलेक्शन लड़ती आ रही है, गरीबी। सरकारें इलेक्शन लड़ती हैं और जीत जाती हैं, लेकिन नहीं मिटती है तो ये गरीबी। पिछले 70 साल से हम हर बार एक नए नेता को यह सोचकर कुर्सी दे देते हैं कि ये हमारी गरीबी मिटाएगा। आखिर ऐसा क्या है कि ये गरीबी नहीं मिटती है? पिछले 70 साल को और आज को अगर कंपेयर करें तो 70 साल की तुलना में आज हमारे पास ज्यादा डेवलपमेंट है, ज्यादा बिजनेस है, ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा रोजगार है, ज्यादा एम्प्लॉय हैं। लेकिन दूसरी तरफ है हमारे पास ज्यादा गरीबी, ज्यादा बेरोजगारी और ज्यादा महंगाई। आखिर ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा इतिहास में पीछे। वक्त सन 1815, स्थान वाटरलू, जो उस जमाने में नीदरलैंड में था और आज है यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट। उस वक्त वहां वॉर चल रही थी फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच, जो इतिहास में फेमस है वाटरलू की वॉर के नाम से। और कमाल की बात यह है कि दोनों को फाइनेंस करने वाला था एक ही इंसान। एक तरफ चल रही थी खूनी वॉर और दूसरी तरफ उसी वॉर से कमाया जा रहा था पैसा। 1% क्लब, दुनिया की दौलत का 93% अपनी जेब में रखने वाले लोग कहते हैं कि वॉर से बड़ा बिजनेस कोई नहीं है। नेथन मेयर रॉथशाइल्ड के शब्दों में, द बेस्ट बिजनेस आई एवर डिड। और यही थी बैंकिंग की शुरुआत, और यही बैंकिंग सिस्टम ये लेकर पहुंचे अमेरिका। 1910 के अंत और 11 के शुरुआत में अमेरिका में सेंट्रल बैंक की मांग ने बहुत जोर पकड़ लिया। तर्क ये दिया जा रहा था कि सेंट्रल बैंक होने से देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, बेरोजगारी खत्म होगी, इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। लेकिन उस वक्त की जनता और कुछ उद्योगपति बैंकिंग सिस्टम को समझते थे और उन्होंने इसका भारी विरोध किया। और तभी 1912 में हुआ टाइटैनिक हादसा। और आश्चर्यजनक रूप से उस वक्त अमेरिका के रईसों में 3 टॉप लोग जो इस बैंक का विरोध कर रहे थे, वो तीनों एक साथ इसी हादसे में मारे गए। अब विरोध करने वाला कोई मौजूद नहीं था और नतीजा यह हुआ कि 23 दिसंबर सन 1913 को स्थापना हुई अमेरिका में एक सेंट्रल बैंक की, जिसका नाम रखा गया फेडरल रिजर्व बैंक। तारीख पर गौर कीजिएगा, दिसंबर 23, वो वक्त जब पूरी दुनिया में क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं। सभी सरकारी कर्मचारी, सभी एम्प्लॉय, सभी गवर्नमेंट मिनिस्टर्स छुट्टियों पर होते हैं, यानी कि विरोध करने वाला कोई उस वक्त मौजूद नहीं था। अमेरिका की इकोनॉमी को चलाने वाला एक बैंक, फेडरल रिजर्व, जिसके पास है बेहिसाब पावर, पैसा प्रिंट करने की, उसे सर्कुलेट करने की।
और इस बैंक पर अमेरिकी गवर्नमेंट का भी कोई कंट्रोल नहीं है। यहां तक कि अगर फेडरल रिजर्व कुछ गलत करता है तो अमेरिकी सरकार के पास ये अधिकार भी नहीं है कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सके। Should be the proper relationship between a chairman of the Fed and a president of the United States? Well, first of all, the Federal Reserve is an independent agency, and that means basically that there is no other agency of government which can overrule actions that we take. What the relationships are don't frankly matter. So I'm asking you if your agency has, in fact, according to Bloomberg, extended $9 trillion in credit, which, by the way, works out to $30,000 for every single man, woman, and child in this country. I'd like to know, if you're not responsible for investigating that, who is? We have responsibility for the Federal Reserve's programs and operations, audits, to conduct audits and investigations in that area. In terms of who's responsible for investigating, would you mind repeating the question one more time? Mr. Chairman, my time is up, but I have to tell you honestly, I am shocked to find out that nobody at the Federal Reserve, including the Inspector General, is keeping track of this. इसके लिए सरकार इशू करती है एक IOU, इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजिंग डेट, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है बॉन्ड। क्योंकि फेडरल रिजर्व है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो आइए जरा फेडरल रिजर्व के वर्किंग के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि किस तरीके से वो पैसा प्रिंट करता है और मार्केट में इशू करता है। सरकार को जब पैसे की जरूरत होती है तो यही बॉन्ड भेजा जाता है ट्रेजरी को। ट्रेजरी इस बॉन्ड को भेजती है बैंकों को और बैंक इस बॉन्ड को आगे भेजता है फेडरल रिजर्व को, जहां फेडरल रिजर्व पैसा प्रिंट करने की परमिशन देकर उसी पैसे को भेजता है बैंक को और आगे बैंक इस पैसे को सर्कुलेट करता है। यही डेट यानी कि कर्ज बनता है पैसा। जिस देश पर जितना ज्यादा कर्ज होगा वो देश उतना ही अमीर कहलाएगा। बैंकिंग सिस्टम ये कहता है कि अगर मार्केट में कर्ज ना हो तो पैसा ही पैदा नहीं होगा। जितना ज्यादा कर्ज उतना ही ज्यादा पैसा। इसीलिए जब इकोनॉमी नीचे गिरती है तो बैंक अपने इंटरेस्ट रेट में कटौती करते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कर्ज लें और सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा पैसा आ सके, क्योंकि जो हमारे लिए कर्ज है वही बैंकिंग सिस्टम के लिए है असेट, उनकी संपत्ति। अब यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि फेडरल रिजर्व और अमेरिका से हमें क्या लेना देना, ये उनका पर्सनल मैटर है। तो जवाब ये है कि हम डॉलर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही जुड़े हुए हैं। मतलब ये कि आपकी करेंसी की लिमिट सिर्फ आपके देश की सीमाओं तक है। उसके बाहर अगर आपको किसी देश के साथ व्यापार करना है तो वो आपको डॉलर में ही करना पड़ेगा। इसके लिए सभी देश अपने पास डॉलर का कुछ रिजर्व रखते हैं। उस वक्त पूरी दुनिया की करेंसी कनेक्ट थी डॉलर से और डॉलर जुड़ा हुआ था गोल्ड के साथ। इसे कहा गया ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिस्टम। इस सिस्टम की वजह से दुनिया की सभी करेंसी स्टेबल रहती थी, कुछ मामूली फ्लक्चुएशन उनमें होता था। ईयर 1971 में डॉलर का गोल्ड के साथ ये लिंक हमेशा के लिए खत्म हो गया। Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except और उसी के साथ बदल गया डॉलर का रूप। जहां पहले डॉलर पर सिल्वर सर्टिफिकेट लिखा हुआ आता था, अब डॉलर पर लिखा हुआ आता है फेडरल रिजर्व नोट। यानी कि डॉलर का लिंक अब किसी भी चीज के साथ नहीं है। मतलब ये कि हर देश की करेंसी का लिंक डॉलर के साथ और डॉलर का लिंक किसी के साथ नहीं, सब हवा में। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब चलता कैसे है, और जवाब है सिर्फ और सिर्फ भरोसे से। अगर सरकार कहती है ये करेंसी है, ये पैसा है, ये मनी है, तो ये है। और अगर सरकार कहे कि आज रात 8 बजे से आपका ये पैसा सिर्फ कागज के टुकड़ों में बदल जाएगा, तो ये सिर्फ कागज है। साल 1944 में हुई अमेरिका के ब्रेटन वुड में एक बहुत बड़ी मीटिंग, और उस मीटिंग का नतीजा ये निकला कि 27 दिसंबर सन 1947 को 44 देशों ने मिलकर की वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना। वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना ये कहकर की गई थी कि सभी देश इसमें कुछ कुछ हिस्सा हर साल जमा करेंगे और जरूरत के वक्त इससे लोन लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम इनकी स्थापना के वक्त से यानी कि सन 1947 से ही इनके सदस्य हैं। 1947 से हम लगातार अपने हिस्सा इसमें जमा करते आए,
और 1952 में पहली बार भारत को अपनी पंचवर्षीय योजना के लिए जरूरत पड़ी लोन की। और तब सामने आई एक बहुत बड़ी सच्चाई कि अगर लोन चाहिए तो हमें IMF और वर्ल्ड बैंक की कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि अपना ही पैसा कर्ज लेने के लिए आपको सामने वाले की शर्तें माननी पड़ेगी। तो क्या थी वो शर्तें? पहली शर्त, हमें अपनी करेंसी की डीवैल्यूएशन करनी होगी, यानी कि मुद्रा को गिराना होगा। आइए जरा उसे एक एग्जांपल से समझते हैं। 1947 में $1 $1 के बराबर था। अगर एक बर्गर की कीमत अमेरिका में $1 थी तो 1947 की कंडीशन में भारत को उसे खरीदने के लिए ₹1 देना होगा। अब बात करते हैं इंडियन समोसे की। अगर हम इंडियन समोसे को अमेरिका में बेचते हैं 1947 की कंडीशन में, अगर एक समोसे की इंडिया में कॉस्ट ₹1 है तो 1947 की कंडीशन में अमेरिका में भी उसकी कॉस्ट $1 होगी। अब बात करते हैं 2020 की, जहां $1 बराबर है लगभग ₹75 के। अगर एक बर्गर की अमेरिका में कॉस्ट $1 है और 2020 की कंडीशन में हम उसे खरीदते हैं तो हमें उसकी कीमत देनी होगी ₹75। 2020 की कंडीशन में अगर समोसे की कॉस्ट इंडिया में ₹1 है तो अमेरिका को उसे परचेस करने के लिए कीमत देनी होगी $0.013। तो डॉलर की पावर इस वक्त 75 गुना बढ़ चुकी है, वहीं रुपए की ताकत 75 गुना कम हो चुकी है। अगर इंपोर्ट करे तो घाटा, एक्सपोर्ट करे तो महाघाटा। अब आती है दूसरी शर्त। दूसरी शर्त है देश के संसाधनों को एक एक करके विदेशी कंपनियों को देते जाओ। संसाधनों में आते हैं माइंस, कोयले की खाने, हीरे की खाने, नदियां, पहाड़, जंगल। आज देश की अधिकतर हीरे की खाने द बेयर्स कंपनी के पास हैं। इसके बाद जो तीसरी शर्त हम पर लगाई गई वो है देश के लिए बनने वाले बजट में जो सब्सिडी पार्ट होता है, किसानों के लिए, शिक्षा के लिए, गरीबों के लिए, उसमें कमी करते जाओ। चौथी शर्त जो हम पर लगाई जाती है वो है देश के पब्लिक सेक्टर कंपनीज, उनको एक एक करके विदेशी कंपनियों के हाथों बेचते जाओ। मतलब ये कि चीजों का प्राइवेटाइजेशन करते जाओ। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ, एजुकेशन, यही कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। बाहर से आने वाली ये कंपनियां आपके यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेटअप लगाती हैं, अपना मुनाफा कमाती हैं और वापस चली जाती हैं। आपके देश के प्रति इनकी कभी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। दोस्तों, 20 लाख करोड़ के इस पैकेज से हमें कहीं फायदा है तो नुकसान भी है। 20 लाख करोड़ का ये पैकेज हमारे ऊपर कर्जे के रूप में आ रहा है, लेकिन ये हमारे लिए एक मौका है अपने देश की इंडस्ट्रीज को उन कंपनियों के बराबर लाकर खड़ा करने के लिए जो आज दुनिया में अपना नाम लिए बैठी हैं। चाइना ने दुनिया को सिर्फ एक चीज दी, वो थी सेल्स। आज दुनिया का हर देश मजबूर है चाइना से प्रोडक्ट खरीदने के लिए। भले ही चाइना को हम कितना ही बुरा कह लें, लेकिन चाइना ने अपने देश के लोगों को इस लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया कि वो कहीं भी किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में चाइना दुनिया में सबसे बड़ा नाम बन चुका है और हमें इसी मौके के लिए हमारी सरकार तैयार करने की कोशिश कर रही है। अब आप चाहे इसे नेगेटिव वे में लें या पॉजिटिव वे में लें, लेकिन सर्वाइव आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि सबको पता है चाइना छोड़कर बहुत सारी विदेशी कंपनियां आज इंडिया में आने की तैयारी में हैं। हमें अपनी इंडस्ट्री को उस लेवल पर लाकर खड़ा करना होगा कि हम उनसे कम्पीट कर सकें। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और पैसे को लेकर आपकी सोच बदलेगी। अब आप ये नहीं कहेंगे कि आखिर इतनी महंगाई क्यों है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।